मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का आज 82वां व्याख्यान है। देश भर के अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए विद्वान प्राध्यापक बंधु एवं शोधार्थी बंधुओं एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि गंगा कावेरी व्याख्यानमाला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक तथा कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गतिमान है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री नीलाभ श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं उनका गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे जी और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी महोदय, पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर एवं समस्त अभ्यागत साथियों, मैं सभी को अभिवादन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए कार्यक्रम में आज के जो मुख्य वक्ता हैं नीलाभ श्रीवास्तव जी, जिन्हें बात करना है आज जिस विषय पर, वो बहुत ही समसामयिक विषय है। पुस्तकों का स्वरूप बदल रहा है, पत्रिकाओं का स्वरूप बदल रहा है, पठनीयता का स्वरूप बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी चीजें आ रही हैं। इसका क्या वर्तमान होगा, क्या भविष्य होगा, यानी ई पुस्तक और पत्रिका का वर्तमान और भविष्य, ये विषय है आज जिस पर हमारे मुख्य वक्ता अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो उनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताने के लिए हमारे साथ में हिंदी विभाग में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के अध्यापन कार्य कर रही डॉक्टर मुक्ता टंडन जी, जो नीलाभ श्रीवास्तव जी से पहले भी उनके साथ कुछ प्रकल्पों पर साथ कार्य कर चुकी हैं। तो ये बड़ा सुखद है कि वो आज परिचय नीलाभ श्रीवास्तव जी का देंगी। तो मैं डॉक्टर मुक्ता टंडन जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता, जो notnal.com के संस्थापक हैं नीलाभ श्रीवास्तव जी, उनका परिचय देकर, संक्षिप्त परिचय, क्योंकि काम उन्होंने बहुत किया है तो मैं यही चाहूंगा कि वो संक्षिप्त ही रहेगा। तो डॉक्टर मुक्ता टंडन जी, आप आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद जयशंकर सर, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम तो समस्त विद्वत जनों को मेरा प्रणाम, मेरा डॉक्टर मुक्ता टंडन का बहुत बहुत प्रणाम, वरिष्ठ जनों को प्रणाम, और जो कनिष्ठ है, जो बच्चे हैं, उनको ढेर सारा इसमें। आज गंगा कावेरी व्याख्यानमाला की श्रृंखला 82 में जिस व्यक्ति विशेष का व्याख्यान आयोजित किया गया है, सच मायनों में युवा पीढ़ी के लिए वो एक सशक्त उदाहरण है। नीलाभ सर से मेरी जो पहली भेंट हुई थी वो अपनी एक ई पुस्तक लव F14 के संदर्भ में हुई थी, जिसके विषय में लम्ही के संपादक विजय राय सर ने मुझे उनसे भेंट कराई थी। और नीलाभ जी तथा गरिमा जी से वार्ता करते हुए मुझे ये ज्ञात हुआ कि मूलतः इंजीनियर, यॉर्क यूनिवर्सिटी से MBA किए हुए इतने अवसर इनको प्राप्त हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से, वो सब खारिज करके ये इंडिया आए और यही नहीं, भारत में अपने परिवार के साथ रहते हुए मातृभाषा के विकास के लिए इन्होंने योगदान देना चाहा। इस सिलसिले में सर ने कई योजनाएं हमसे डिस्कस की थी, और वो भी इंटरनेट के पटल पर। तो इससे ये अनुभव हुआ कि जब तक युवा पीढ़ी में हिंदी को लेकर के ये उत्साह बना रहेगा, तब तक इसका विकास कभी अवरुद्ध नहीं हो सकता। और सर ने इसकी शुरुआत की notnal.com की संस्थापना के साथ, जिसके माध्यम से इन्होंने किताबों को, जो अभी तक सिर्फ प्रिंट के रूप में आ रही थी, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ला करके बच्चों के लिए बनाने की कोशिश की। पहले तो कॉम्पिटिशन्स की बुक्स लेकर के आए, फिर धीरे धीरे जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनसे परिचय बढ़ाया, उनकी किताबों को वो इंटरनेट पे ई बुक के फॉर्म में लेकर के आए। और इस प्रकार से उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में और खासतौर पे ई पुस्तकों की जो व्यापक श्रृंखला है उस क्षेत्र में बहुत काम किया। किसी भी जो भी पत्रिकाओं के संपादक थे, उनको भी आश्वस्त किया कि आप अपनी साहित्यिक पत्रिकाओं को भी इंटरनेट के पटल पे लाइए, इससे आपका श्रोता पाठक वर्ग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसके साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी हिंदी का होगा।
नॉटनल ने ये काम नीलाभ सर और गरिमा मैम के योगदान से बहुत सफलतापूर्वक किया है और परिणाम आप सबके सामने है। एक गंभीर धीर व्यक्तित्व, जिज्ञासु प्रवृत्ति से लबरेज, उत्साह से युक्त ये युवा शक्ति अपने संदर्भों से, अपने प्रयासों से आज इस मुकाम पर है कि हम उसे इस कार्यक्रम में एक अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये पटल नीलाभ सर को सौंपती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर मुक्ता टंडन जी। आपने आज के मुख्य वक्ता नीलाभ श्रीवास्तव जी का परिचय दिया। तो मैं केवल 2-3 लाइन में बता दूं कि नीलाभ जी जिस तरह से हम लोग हिंदी अध्यापन कर रहे हैं और हिंदी जीवी हैं, उस तरह से नहीं थे। कंप्यूटर साइंस में आप बैचलर डिग्री किए और बाद में यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो से आपने एमबीए किया। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर के मन में क्या आया, कैसे वो भारत वापस आए और उन्होंने नॉटनल.com वेबसाइट बना करके हिंदी की पत्र पत्रिकाओं को, बहुत मुश्किल होता था पत्र पत्रिकाओं को प्राप्त करना, खास करके छोटी जगहों पर तो और मुश्किल होता था। मुश्किल से 3-4 पत्रिकाएं मिल पाती थी। आज 130 से ज्यादा पत्रिकाएं नॉटनल.com पर अवेलेबल हैं और 5000 से ज्यादा पुस्तकें उस पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला में आपका जो ये वक्तव्य है इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि बदलते हुए समय के साथ हम अपनी भाषा और अपने साहित्य को अगर व्यापक विस्तार नहीं दे पाएंगे, लोगों तक पहुंच उसकी नहीं होगी, तो प्रिंट फार्म की एक सीमाएं हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फार्म अपना विस्तार जो है करता जा रहा है। तो मैं बहुत आदर के साथ नीलाभ जी को आमंत्रित करता हूं वक्तव्य है। तो आप नीलाभ जी सादर आमंत्रित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयशंकर जी को, जिन्होंने मुझसे बात की और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। बहुत खुशी हुई कि जब इतने लोग थे, जब उन्होंने बताया किस तरह से वो व्याख्यानमाला चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों का वक्तव्य हुआ है, कई लोग सुनने आते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई लोगों तक बातें और पहुंच पाएंगी। मुक्ता जी ने तो बता ही दिया कि उनसे मेरी मुलाकात बहुत शुरुआती दिनों में हुई थी, जब हम शायद 5-6 किताबें, 10 किताबें भी नहीं लेके आए होंगे, तब की वो मुलाकात है और उन्होंने शुरुआत से बड़ा सहयोग भी दिया। बाकी जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। ई बुक के ऊपर हमने काम करना शुरू किया था लगभग 2014-15 की बात है। 15 मतलब 2014 का एकदम लेट था, अक्टूबर नवंबर 2015 में सही मायने में शुरू किया था। और आज 7 साल में चीजें काफी बदली हैं हमारे लिए। तो बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे जब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ई बुक में कैसे कैसे संभावनाएं पिछले 7-8 सालों में बदली हैं और क्या उसका फ्यूचर, क्या भविष्य हम देख रहे हैं। और मैं जरूर कहूंगा कि आप में से जिनको कभी कोई सवाल हो, बीच में आप जरूर रोक के भी पूछें, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ई बुक अब एक बहुत बड़ा चीज, मतलब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के रूप में बदल चुका है और उसको लेकर के बहुत सारी धारणाएं भी हैं, जिसको आप अपने सवाल के जरिए ही मुझसे पूछ सकते हैं और अगर मेरे पास जवाब हुआ तो मैं जरूर दूंगा। ई बुक की शुरुआत अगर सही मायने में कहें तो, अगर आप ये कहेंगे कि पीडीएफ के तौर पर पढ़ने से हुई, तो आप कह सकते हैं कि आप प्रिंट कॉपी से डिजिटल कॉपी की तरफ गए थे, लेकिन आज जिसको हम ई बुक मानते हैं वो पीडीएफ नहीं था। और ये कई बार एक डिस्कशन का मुद्दा आता है। और जब पहले शुरुआती दौर में कोई हमसे किताबें खरीदता था या आज भी कभी कोई किताब खरीदता है, तो हमसे जरूर एक सवाल पूछता है, क्या किताबें पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी या किताबें पीडीएफ में मिलेंगी। लेकिन पिछले कई सालों में, स्पेशली 5-6 सालों में, पूरी दुनिया भर में पीडीएफ को ई बुक मानने का जो तरीका था वो खत्म हो चुका है। और यहीं से ई बुक की शुरुआत हम लोग देखते हैं। जब ईपब करके टेक्नोलॉजी आती है, ईपब जिसको फुल फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन बोलते हैं, तो टेक्नोलॉजी वाले लोग, जो टेक्निकल लोग हैं, उसको ईपब का नाम दिए। जब चीजें ईपब में डेवलप होनी शुरू हुई तो हमने पीडीएफ को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईपब की खूबसूरती कहाँ होती है? ईपब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वो आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके आईपैड, टैबलेट्स के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटो ऑप्टिमाइज कर ले जाता है। ठीक है, पीडीएफ ऑटो ऑप्टिमाइज कभी नहीं करता। आपको बार बार दोनों उंगली से जूम करना पड़ेगा, फिर देखेंगे, फिर छोटा करना पड़ेगा। वो ऑटो ऑप्टिमाइज नहीं करता था। लेकिन इसके बजाय जब आप जैसे ही ईपब में जाते हैं, आपने किताबें जैसे ही खोली तो आपके स्क्रीन का जो भी साइज होगा उस अकॉर्डिंग पूरा टेक्स्ट ऑप्टिमाइज हो चुका होगा।
तो ये एक सबसे बड़ा अंतर जो ईपब लेके आया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन की दिशा बदल गई। इसकी शुरुआत सही मायनों में हमने तो 2016-17 में की, लेकिन ये 2012-13 में ठीक से बनना शुरू हो चुका था। अब रही बात कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। आज ईपब के बहुत सारे वेरिएंट है। ईपब एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जब मैं ओपन सोर्स की बात करता हूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फ्रीली अवेलेबल है। आप, मैं या कोई भी चाहे तो ईपब की टेक्नोलॉजी का बिना पैसे दिए, बिना जेब से खर्च किए उपयोग कर सकता है। लेकिन ईपब में जहां कमजोरी है, लोग ईपब से शुरुआत करते हैं लेकिन उसमें फिर अपनी चीजों को ऐड करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि ईपब एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जिसके पास सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे फीचर नहीं है। मतलब अगर आपने ईपब में अपनी किताब डाल दी तो आप चाहें तो आपके एप्लीकेशन से, आपकी वेबसाइट से अगर वो सिक्योर्ड नहीं है तो ईपब डाउनलोड हो सकता है, फ्रीली आसानी से खुल सकता है, उसको उसको भेजा जा सकता है किसी को। तो ये बहुत सारी पायरेसी के भी इश्यूज को क्रिएट करता था। किंडल ने भी अपने ईपब को डेवलप किया और ईपब को यूज करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और उस पर अपनी सिक्योरिटी की लेयर ऐड की। यही काम फिर हमने भी किया। हमने ईपब को उठाया जो कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी थी और उस पर अपनी सिक्योरिटी की लेयर ऐड करते हैं हम लोग। और ये सारी कंपनियां दुनिया भर में जो भी ई बुक पे काम करती हैं वो इसी तरह से करती हैं कि वो एक सिक्योरिटीज की लेयर्स ऐड कर देती हैं ताकि उसको भेजना, उसको डाउनलोड कर पाना, उसका मिसयूज कर पाना नामुमकिन हो जाए और आपको पढ़ने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर ही आना पड़े। जैसे किंडल की किताबों को पढ़ने के लिए आपको किंडल पर जाना पड़ता है, इसी तरह से नॉटनल किताबों को पढ़ने के लिए आपको नॉटनल पे आना पड़ता है। गूगल बुक्स किताबें गूगल बुक्स के ही ऐप से खुलती हैं। तो ये एक ट्रेंड है जिस तरह से दुनिया भर में ई बुक्स पर काम चल रहा है और लगातार हो रहा है। 2019-20 जब कोरोना आया, और मैं हमेशा कहूंगा कि टेक्निकली एटलीस्ट ई बुक के संदर्भ में ये प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना की टाइप से उसको अलग कर देना चाहिए। प्री कोरोना ईपब डेवलप होकर के रखा गया था जिसको लोग यूज कर लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे और आगे बढ़ जाते थे। पोस्ट कोरोना लोगों को ये महसूस हुआ, जैसा कि अभी हम जयशंकर सर भी बता रहे थे, पोस्ट कोरोना लोगों को महसूस हुआ कि ईपब में बहुत बदलाव की जरूरत है और प्रिंट फॉर्म की अब कमियां दिखने लगी थी कुछ हद तक। जब चीजें रुकी, कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति रही, हमारे देश में भी लॉकडाउन थी, किताबें लोगों को मिल नहीं पा रही थी। और ये वही दौर था जब हमने नॉटनल के केस में सबसे बड़ा राइज देखा अपने अब तक का। मतलब जो हर साल किताबें बिकती, हर महीने किताबें ज्यादा बिकती हैं, मतलब 10%, 15% की ग्रोथ, 20% की ग्रोथ महीने दर महीने हो जाती थी और ये अच्छा भी लग रहा था। मैं ये इंडिविजुअल परचेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज की बातें अलग हैं। पढ़ने में भी ठीक है, हर बार यूनिवर्सिटीज में कुछ ज्यादा क्लिक्स बढ़ते थे, हर महीने अच्छी चीजें चलती थी। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, ये क्लिक्स, ये डाउनलोड्स, ये परचेजेस मतलब हर महीने डबल ट्रिपल होते चले गए। और इसकी वजह से, और ये सिर्फ नॉटनल के साथ नहीं हुआ कि हम इकलौते थे और इसका श्रेय हम ले रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो मैंने आंकड़े देखे, जो मैं पता करता हूँ, मैं ये पाता हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें हो रही थी कि ई बुक्स पर लगातार चीजें ज्यादा खरीदी गई। तब हमें लगा कि अगर तब लोगों को लगा कि ई बुक्स को और डेवलप होना चाहिए। तो आज ई बुक्स अपने में काफी डेवलपमेंट्स की चीजें ऐड की जा रही हैं, काफी नए प्रावधान ऐड किए जा रहे हैं। जैसे अभी ईपब में ऑटोमेटिकली जो हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उसमें एंड्रॉयड असिस्टेंट करके एक टेक्नोलॉजी होती है, जो कि आप जो लिखा होता है टेक्स्ट उसको बोलता है, उसमें वॉइस बोलती है या बोलता है। आप चूज कर सकते हैं कि वो फीमेल वॉइस रहेगी या मेल वॉइस रहेगी। इसी तरह से आईफोन जिनके पास होता है उनके पास सीरी होता है। सीरी और एंड्रॉयड असिस्टेंट ये बोलने की प्रक्रिया को एनेबल करते हैं और ईपब अब इनसे अपने आप को लिंक कर रहा है। मतलब अगर कोई ये कहे कि जैसे अभी एक बहुत बड़ी कंपनी में से एक है स्टोरीटेल, वो ऑडियो बुक्स लाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो और किताबों को आपकी आवाज में या किसी और की आवाज में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाती है। तो इसमें जिस हिसाब से 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पब्लिशर स्टोरीटेल खुद रहता है, लेखक जिनकी किताबें हैं, और एक आदमी वो भी रहता है जिनकी आवाज में ये किताब रिकॉर्ड की गई है। सिरी या गूगल असिस्टेंट का यूज करके ईपब ने ये इंश्योर किया कि आप चाहें तो रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है और सिरी या गूगल असिस्टेंट को यूज करते हुए आप किसी भी किताब को लिसनिंग, जो सुनने का माध्यम है, उससे जोड़ सकते हैं। जैसे नॉटनल में आप किसी भी किताबों को आज सुन सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ नॉटनल नहीं,
जो भी अन्य ई बुक के प्लेटफॉर्म है उसमें ये किया जा सकता है। तो सारांश में मेरे कहने का एक छोटा सा मतलब यहाँ पर यह भी आता है कि ईपब अब लगातार अपने आप को बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये एक छोटी सी बात थी ईपब की। ईपब के ऊपर किसी को कोई सवाल होगा तो अभी पूछ सकता है या बाद में पूछ सकता है, ताकि हम हिंदी और ईपब को अब जोड़ना शुरू कर सकें। कोई सवाल है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ईपब अब जब आते हैं हिंदी के टेक्नोलॉजी पर, तो जब हम लोग एंटर किए थे, और आज भी एक सबसे बड़ी समस्या हिंदी की किताबों की ये रहती है या हिंदी की पत्रिकाओं की, तो जब वो टाइप होती हैं तो उनके फॉन्ट्स जो होते हैं वो चाणक्य, शिवा, कृतिदेव, ये फॉन्ट यूज किए जाते हैं। टेक्निकली हम इनको, आप लोग अब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको हम नॉन यूनिकोड फॉन्ट कहते हैं। ये यूनिकोड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। यूनिकोड टेक्नोलॉजी को यूज न करने की वजह से इनमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। ईपब यूनिकोड टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। तो जैसे आप लोग जब मोबाइल पर टाइप करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं मंगल फॉन्ट में, तो वो यूनिकोड फॉन्ट्स होते हैं जो आप मोबाइल पर या फेसबुक पर डालते हैं टाइप करके, वो यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। और ये फॉन्ट चीजों को और अच्छा और आगे ले जाते हैं। मैं थोड़ा सा, हाँ, ये फॉन्ट चीजों को और अच्छे से और आगे ले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम यूनिकोड फॉन्ट नहीं यूज करते हैं तो ईपब की टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज भी आया था जब हमने नॉटनल स्टार्ट किया था, कि बहुत सारी बड़ी पत्रिकाएं ये यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करती हैं, और इसी वजह से चैलेंजेस आते हैं कि उनको ऑप्टिमाइज करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उनमें सर्च लगाने में। अगर आप हमारी किताब में, मान लीजिए 500 पेज किताब है और आप नॉटनल में पढ़ रहे हैं और आपको या मालूम नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल प्रेमचंद शब्द कहाँ कहाँ आया है या कहाँ ढूंढना है, या रामविलास शर्मा कहाँ ढूंढना है, तो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब किताब नॉन यूनिकोड फॉन्ट में होती है तो वो सर्च इंजन काम भी करने बंद कर देते हैं। यही चीज जो अभी मैंने आपको बताया कि सुनने वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये यूनिकोड फॉन्ट में तो बहुत खूबसूरती से चलती है, लेकिन जैसे ही फॉन्ट बदल के नॉन यूनिकोड हो जाता है वो कभी पढ़ नहीं सकती। तो ये हिंदी की जो सबसे बड़ी समस्या थी और काफी हद तक आज भी बनी हुई है, वो ये है कि किताबें जब टाइप होती हैं तो यूनिकोड फॉन्ट में नहीं होती हैं। पत्रिकाओं की जब प्रिंटिंग और उनकी टाइपिंग की बात आती है तो वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट में होती है, तो उनका ऑप्टिमाइजेशन, उनका ये चीज काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये एक छोटी सी बात थी फॉन्ट को लेकर के और ईपब की टेक्नोलॉजी को लेकर के लिंक की। पिछले कुछ टाइम में जो हमने देखा कि ये सारी मुश्किलें आई हैं, जैसा कि सर भी अभी बता रहे थे कि लोगों तक ये किताबें पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी। जब हमने शुरू किया तो हमने एक साल सिर्फ एक ही काम किया, 2015-16 के आसपास हमने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में घूमने का सोचा और कोशिश की कि लोगों तक पहुंच के देखा जाए, समझा जाए कहाँ उनकी मुश्किलें और कहाँ हम उनको बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। तो यही है कि आप दिल्ली हो गया और शायद लखनऊ या आसपास के कुछ इलाकों, पटना वटना तक तो आप किताबों को या पत्रिकाओं के अंक को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे और दूर हटते जाते हैं दिल्ली या सेंटर से, चीजों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्थ ईस्ट में पत्रिकाएं कई बार 2-2, 3-3 महीने डिले पर पहुंचती थी। वहां बारिश होती थी तो लोग बताते हैं, अब यहाँ अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का होगा तो वो मेरे इस बात से सहमत रहेगा कि कई बार पत्रिकाएं गीली भी हो जाती थी क्योंकि वहां पर उन इलाकों में बारिश भी बहुत होती है। यही हाल मैंने देखा है कि साउथ में भी रहता है कि किताबों की, पत्रिकाओं के अंक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं और लोगों को या तो पीडीएफ का सहारा लेना पड़ता है या फिर वही पोस्ट डाक खर्च में चीजें मुश्किल में देती है। 2-4 दिन बाद या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चीजें डिलीवर होती हैं। जब हम चीजों को लेकर के आए तो यहीं पर चीजें बड़ी स्पीडली बदली कि लोगों को पत्रिकाएं और किताबें तुरंत एक्सेसिबल होने लगी थी। वो जिस वक्त पत्रिका का प्रिंट अंक आता था उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक अंक ऑनलाइन हमारे पास आता था, तो लोग तुरंत उसको एक्सेस कर पाते थे। तो ये जो स्वरूप था पत्रिकाओं का कि फटाफट पहुंच जाना, लोगों के पास पहुंच पाना, इससे लोगों का जुड़ाव नॉटनल के साथ और ई बुक के साथ बहुत ज्यादा बेहतर हुआ। यहाँ तक भी मैं चाहूंगा कि आप लोग बीच बीच में सवाल भी पूछते रहें ताकि जो टेक्नोलॉजी की बातें हैं वो सवाल के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकती हैं। तो अगर सवाल हो आपके पास तो आप बीच बीच में मुझे रोक के भी पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ईपब को लेकर के, फॉन्ट्स को लेकर के
और लास्टली मैं कहूंगा कि ये पत्रिकाओं के पहुंचने को लेकर के कोई सवाल है किसी के पास? राजेश जी शायद शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बताएं सर। जी सर, प्रणाम। सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। जी सर, ई पब पे कैसे पहुंचा जा सकता है? खोला जाए या निःशुल्क है? अच्छा देखिए, एक चीज है ईपब पे, अच्छा अच्छा सवाल है जिसको मैंने कवर नहीं किया। मैंने ये तो कहा कि ईपब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किताबों को अगर अपने मतलब वर्ड फाइल पर टाइप करते हैं तो आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ईपब में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो फ्रीली ये काम करती हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की है जब आप वर्ड फाइल को सीधे ईपब में कन्वर्ट कर पाए, और ये होगा, वक्त के साथ होगा, लेकिन अभी ये चीजें संभव नहीं है। तो ये टेक्निकल फीचर है जो अभी यूज तो पब्लिशर कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल हमें लगता है कि लेखक खुद कर सकते हैं कि अपनी किताब को ईपब में कन्वर्ट करके लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे आप अगर गूगल सर्च करें कन्वर्ट वर्ड डॉक्स फाइल टू ईपब, आपको गूगल पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे और वो अच्छा ईपब कन्वर्जन करके आपको epub फाइल, जैसे मैं 123.docx फाइल बनाता हूँ, आप अपलोड करेंगे तो 123.epub फाइल बन के आएगी जिसको आप किसी को भेजेंगे तो वो खोल लेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल पब्लिशर ही अपने उसमें ज्यादा कर पा रहे हैं। और कोई सवाल? ठीक है, तो आप बीच में मुझे रोक सकते हैं और तब तक हम बात करते हैं। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ हिंदी की साहित्य के लिए थे, किस तरह की चीजें आज की डेट में चल रही हैं। हम ये जरूर बात करें कि आगे भविष्य किस तरह से बदलने वाला है और क्या इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं हमारे पास। ईपब अब काफी हद तक स्टेबलाइज हो रहा है अपने आप को और नई नई चीजों के साथ आ रहा है। और इस तरह से कई सारी पत्रिकाओं ने कोविड के बाद डिसाइड किया, कुछ पत्रिकाओं ने, जैसे हमारे पास सर ने बताया कि 130 के आसपास पत्रिकाएं हैं। इसमें से कुछ पत्रिकाएं, जब कोविड का पीक था तो कई पत्रिकाएं ऐसी थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्रिंट में अपना अंक न ला करके अपना अंक लाएंगे, लेकिन और सिर्फ ई फॉर्मेट में या ई बुक फॉर्मेट में लाएंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म से पब्लिश होगी। इन बड़ी पत्रिकाओं में लम्ही थी, बनासजन थी, आकार थी, परिकथा थी, ज्ञानोदय थी, जिन्होंने उस दौरान अपने अंक जो लाए वो प्रिंट फॉर्मेट में लाने के बजाय सीधा नॉटनल पर लोगों को लिए पहुंचा दिए ताकि लोग वहां से खरीद के पढ़ सके और लोगों तक पत्रिकाओं का वो अंक सही समय पर पहुंच पाए। उसी दौरान लोगों को रियलाइज हुआ कि लोग काफी एडजस्ट करने लगे थे, और हमारे लिए भी मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। शुरुआती दौर में जब हमने शुरू किया था और हम लोगों को कहते थे कि अरे ये ई बुक है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, तो सही बताऊं तो लोगों के पास ये होता था कि यार ठीक है, देख लिया है, कभी खरीदेंगे। जब ये कोरोना आया तब लोगों को लगा कि नहीं भाई, ई बुक को तो बहुत बड़ी जरूरत है लोगों के पास पहुंचने की और लोगों तक जाने की, ई बुक इसमें बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो लोगों ने अपने हमें कॉल करना शुरू किया कि क्यों ना आप सर में बताएं या आप नीलाभ हमें बताएं कि किस तरह का मोबाइल खरीदा जाए, किस तरह का लैपटॉप खरीदा जाए, किस तरह की टैबलेट्स खरीदी जाए ताकि आप इस पर हमें नॉटनल में पढ़ने में आसानी हो। तो इस दौरान बहुत पुराने जो 2015-16 में हमारे साथ जुड़े थे, जो कभी हमारे लिए किताबें नहीं खरीदे थे, कभी बस जुड़े थे, देखते थे, आते थे, चले जाते थे, उन लोगों ने अपने आप को जोड़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और ये चीजें हमारे संपादकों के भी नजर में आई कि लोग ई बुक के लिए एडजस्ट कर गए हैं और एडजस्ट कर रहे हैं। तो आज की डेट में कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी हैं कि वो पत्रिकाएं प्रिंट में न छाप करके सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में ही आएंगी। जिनमें बड़ी पत्रिकाओं में फिलहाल तो लम्ही चल रही है जो प्रिंट अपना फॉर्मेट बंद कर चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास या ई बुक फॉर्मेट में है। यही हाल ज्ञानोदय का भी है। कोरोना के अभी तक के सफर में जब से कोरोना आया, ज्ञानोदय ने अपना प्रिंट फॉर्मेट तो बंद कर दिया। शुरुआती दौर तक वो पीडीएफ कई लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और लेखकों को पहुंचा रहे थे, जो पिछले 2 अंकों से उन्होंने वो भी बंद करना शुरू कर दिया कि अब पीडीएफ के बजाय लोग नॉटनल से सीधा खरीद के पढ़ लें। तो मैं एक चीज जो एक ट्रेंड देख रहा हूँ, कई लोगों ने ये भी कहा और चाहा कि एक पत्रिकाएं वो शुरू करना चाहते हैं
और नॉर्टन इस पर क्या सपोर्ट दे सकता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर पत्रिकाएं आपकी अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी है, अच्छे लोग लिख रहे हैं, टॉपिक और रिसर्च का मटेरियल अच्छा है, तो नॉर्टन को छापने में कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल उसको ऑनलाइन लाएंगे ई बुक के रूप में पब्लिश करने में। तो ई बुक को अब लोग प्रिंट के मुकाबले बराबर का या ज्यादा सशक्त माध्यम के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें पढ़ी जाती हैं, खरीदी जाती हैं, एक सस्ता माध्यम है जहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं होती है। अगर आप प्रिंट कराने जाए कोई भी अंक जिसकी 400-500 प्रतियां पे प्रिंट कराएं तो एक अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा खासी राशि आपको देनी पड़ती है प्रिंट करवाने के लिए। और आप भी जानते हैं कि हिंदी में 10-50-100 रुपए की पत्रिकाएं बेच के कई बार वो राशि नहीं मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटर तक जब जाती है तो कई बार डिस्ट्रीब्यूटर भी वापस पैसा नहीं दे पाता है, तो मुश्किलें रहती है। तो इस दौरान लोगों को लगा कि अगर हम ईपब पे चले गए तो ये मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और बड़ा आसान रहेगा लोगों के लिए कि वो अपनी पत्रिकाओं के लोगों के बीच में ला भी सकते हैं और उनके पास खर्च ना के बराबर रहेगा। और इस वजह से हमने देखा कि एक बड़ा ट्रेंड सेट हो रहा है जब लोग पत्रिकाओं को ई प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ले जा रहे हैं और कई लोग प्रिंट बंद भी कर रहे हैं। कुछ नए लोग ये तय कर रहे हैं कि वो अब पत्रिकाएं निकालना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ई फॉर्मेट में, ताकि उनके लिए खर्च भी न रहे और लोगों तक अच्छा काम बड़ी आसानी से पहुंच सके। यहां तक भी कोई सवाल? सर ये बता दीजिए कि कौन सा मोबाइल ठीक रहेगा और कौन सा लैपटॉप ठीक रहेगा, जो अभी आपने जिक्र किया कि जी कोई अच्छा लैपटॉप या मोबाइल कोई हो जिससे कि बहुत आसानी हो। सर, आज की डेट में जितने भी अच्छे लैपटॉप, मतलब लोग पूछते हैं आज की डेट में जितने भी अच्छे लैपटॉप और मोबाइल जो नए आ रहे हैं वो सब इस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं कि वो आपको सही तरीके से बता सकते हैं, पढ़ने में मदद कर सकते हैं। जितने भी नए फोन हैं, कई बार लोगों की ये भी सवाल शुरुआती दौर से मुझे आज तक आते थे, और या हो सकता है आप में से भी कई लोगों का ये सवाल हो कि मोबाइल से पढ़ने में आंखें खराब हो जाती हैं और उसमें नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन ऐसी पूरी दुनिया में कोई रिसर्च नहीं है जो ये कहती है कि मोबाइल से पढ़ने में खराब हो जाती है। आज से 15 साल पहले के लैपटॉप, और उस टाइम मोबाइल खैर उतना विकसित टेक्नोलॉजी पर नहीं था, वो चीजें जो थी वो ब्लू रेज एमिट करती थी। लेकिन आज जितने भी मोबाइल फोन है वो आपके रेटिना डिस्प्ले, जो आप बार बार कहते हैं रेटिना डिस्प्ले रेटिना डिस्प्ले, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी आंखों का जो पिक्सल डेंसिटी है आंखों की, उससे ये चीजों को मैच कर दिया जाता है ताकि लोगों की आंखों पर जोर नहीं पड़े। तो आज जो सर आपने पूछा, आज आप कोई भी मोबाइल कोई भी लैपटॉप लेंगे वो रेटिना डिस्प्ले पर ही आता है, जिससे आंखों का जोर ना के बराबर पड़ता है और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, आपके आंखों पर जोर नहीं। मोबाइल पे सर जैसे अगर रीडिंग मोड में रहे तो रीडिंग मोड है। मैं सॉरी दिनेश जी, आप फिर से बोलें एक बार। जैसे सर मोबाइल में अगर रीडिंग मोड पढ़ा जाए तब सर कुछ हाँ, संभव है? काफी रीडिंग मोड बिल्कुल, बहुत जी, रीडिंग मोड काफी अच्छा रहता है मोबाइल पर पढ़ने के लिए। और वही मैं कह रहा हूँ कि रेटिना मतलब आंखों को कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, किताबों को भी पढ़ने के लिए आंखों में उतना ही जोर देना पड़ता है जितना मोबाइल के थ्रू जो आप फिजिकल प्रिंट किताबें पढ़ते हैं। गर्दन भी उसी तरह से आप जैसा मोबाइल एडजस्ट कर रहे हो, चाहे झुक के पढ़ रहे हो, ऊपर उठा के पढ़ रहे हो, तो गर्दन का वो दर्द जो है वो किताबों प्रिंट में भी रहता है, वो मोबाइल के साथ भी रहेगा, वो लैपटॉप के साथ भी रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वही जैसा गले में दर्द है या आपको आंखों में जो असर पड़ता है प्रिंट किताबों को पढ़ते हुए, वही असर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो खासने और आज के लिए सर जितने भी नए लैपटॉप, जितने नए मोबाइल फोन आ रहे हैं वो सारी इस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं कि आप उसको एज ए रीडिंग टैबलेट, रीडिंग मोड में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और कोई सवाल? ये चैट में एक सवाल है केरल से डॉक्टर सिंधु टीआई जी ने पूछा है कि ई बुक के लिए मिनिमम पेजेस मैक्सिमम पेजेस की कोई शर्त है? देखिए, ना हमारे यहाँ है ना पूरी दुनिया में ऐसी कोई शर्त या ऐसी कोई बातें रखी गई हैं कि कोई मिनिमम पेजेस होना चाहिए, मैक्सिमम पेजेस होने चाहिए। लेकिन एक चीज है जिसको हमने महसूस किया है कि 100 पेज के आसपास, में वर्ड फाइल की बात कर रहा हूँ, 100 पेज के आसपास की किताबों को लोग आसानी से ई बुक पर पढ़ लेते हैं। 400-500 पेज की अगर आप किताबें लिख देंगे तो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और लोग नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ती हैं। उनकी जो बहुत जरूरतें होती हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और उनको वहां तक पढ़ना ही है तो पढ़ते हैं, वरना कम पढ़ते हैं। जो खुशी खुशी रीडर्स होते हैं वो 100-125 पेज, 80 से 120 पेज के आसपास के आइडियल साइज पर किताबें ज्यादा पढ़ते हैं। ये हमने अपने सेल्स को देखकर देखा है। यही हाल जब हम और प्लेटफॉर्म के सेल्स के बारे में पता करते हैं तो हम भी ये पाते हैं कि बहुत मोटी किताबों को पढ़ना नहीं चाहता। एक तो आजकल लोगों का कंसंट्रेशन इतना लंबा नहीं रहता है,
लोग इतनी देर तक मोबाइल पर देख नहीं सकते, तो ऐसा कोई मिनिमम और मैक्सिमम की कोई शर्त नहीं रखे हैं। हाँ, 10-12 पेज 15 पेज की किताब कोई नहीं छापता, तो हम चाहते हैं कि लगभग आप 80 पेज के आसपास की किताबें कम से कम हमें दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी कुछ किताबें हैं जो हमने 40-50 पेज में छोटी सी पुस्तिका के रूप में भी छापी हैं, जिसकी अपनी वैल्यू थी, जो आप कुछ ऐड कर रही हैं। लेकिन अगर यूं ही मतलब कई बार होता ना कि लोग हमें भेज देते हैं 2-4 लेख हैं सर हमने लिखे हैं, आप इसको कलेक्ट करके छाप दीजिए, जिससे वो खास मतलब नहीं रह जाता उसको सिर्फ ऑनलाइन लाने में। तो वहां पर हम कई बार लेखकों को मना कर देते हैं कि आप उसको और चीजों को मिला करके दें या किसी अच्छे प्रारूप में दें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे हिंदीसमय.com है, या हिंदी कविताकोश.org है, या गद्यकोश.org है, जिन्होंने हिंदी के बहुत सारी सामग्री को अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है जी। तो जैसे ये नॉटनल.com में जो पुस्तकें हैं, जो पत्रिकाएं हैं, तो आपसे बात भी हुई थी कि जैसे ग्रंथावलियां हैं, सर जुड़े भी हैं आज, डॉक्टर एसपी सिंह सर। अरे वाह, जी जी, सर को प्रणाम। उन्हें, हाँ जी, उन्हें वो तो सरकार 10 भागों में है, 5 भाग उसके प्रकाशित हो गए हैं ग्रंथावली जो, तो वो जो है अपलोड होंगे, तो उनके साथ तो फिर इस तरह की दिक्कत रहेगी जो एक्सेस वाली बात आप कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, मैंने वही कहा, देखिए आप प्रिंट में जैसे 10 भाग में ग्रंथावली मान ली जाए या 5 भाग में आई है, तो हम जब ई बुक ले जाएं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम बिल्कुल उन्हीं पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस 500-600 पेज के हिसाब से ग्रंथावली पब्लिश कर दें, या उस ग्रंथावली में भी अगर हम उसको 2 भाग में एक ग्रंथावली को और तोड़ सकेंगे तो बेहतर रह जाता है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि लोग 500 पेज की किताब नहीं पढ़ते, जिनको रिसर्च करनी है, जिनको पढ़ना है, जिनको अपने काम के लिए मटेरियल निकालना है, वो 500 पेज भी पढ़ेगा, और जिनको निकालने में, जिनको खुशी खुशी तौर पे पढ़ना है, तो वो होता है ना कि 10-50-100 पेज से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों की जरूरतें क्या हो जाती हैं। जैसे कई बार मैं देखता हूँ, या अगर आप फेसबुक के कुछ डेटा देखेंगे तो लोग कहते हैं कि जब पोस्ट बड़ी हो जाती है तो उसको पढ़ने वाले कम होते हैं। फेसबुक पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब पोस्ट छोटी रहती है तो उसको पढ़ने वाले रीडर्स ज्यादा रहते हैं, और ये फेसबुक के अपने रिसर्च टीम ही बताती है बातें। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग ना ज्यादा लंबी चीजों को पढ़ने में कई बार खुशी खुशी के तौर पे कतराते हैं, लेकिन अब वो मेरी जरूरत की बात लिखी गई है तो वो चाहे 10 पेज में लिखी गई, चाहे 500 पेज में, मैं जरूर पढ़ूंगा। तो मैं इस तरह से, या फिर उसकी पठनीयता इतनी ज्यादा है, इतना इंटरेस्टिंग है वो, कि ज्यादा भी हो तो पढ़ी जाएगी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो ये इस तरह से, और अगर हम उनकी ग्रंथावली को कुछ और पार्ट में तोड़ सकेंगे तो हम वो तोड़ के, एक बार जब किताब होगी और उसको ऑनलाइन लाने की चीजें शुरू होंगी तो देख करके डिस्कशन किया जा सकता है सर से, आप लोगों से। अच्छा, एक्सेस करने के लिए उसमें जैसे कोई किताब एक्सेस करना चाहता है तो उसका नॉमिनल फी वगैरह कुछ तो होगी ना? जी जी, मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी। जनरली हमारे प्लेटफॉर्म पर भी और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर किताबें, जैसे हाँ समय, हिंदीसमय.com, गद्यकोश, कविता कोश, ये सब तो फ्री रहती हैं। इनमें आप बिना लिंक को क्लिक कीजिए और सीधा पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे वेबसाइट, अब नई जो चीजें आ रही हैं वो फ्रीली चीजों को अवेलेबल नहीं करा रही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। नॉटनल पर, हाँ, और इवन किंडल पर, गूगल बुक्स पर जो तरीके हैं वो 2 ही तरीके होते हैं। या तो एनुअली आप चीजों को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आप एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए पे करते हैं तो आप साल भर के लिए सारी किताबों और पत्रिकाओं को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं 1 साल के लिए। और या फिर अगर आपको लगता है कि ये इतने रुपए की किताबें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा साल भर में, तो आप जो किताबें हैं हर एक का अलग अलग प्राइस है, कोई 30 रुपए में, कोई 40 रुपए में, कोई 50 रुपए में, कोई 100 रुपए में, तो आप उस हिसाब से अपनी किताब का प्राइस पे कीजिए ऑनलाइन और वो किताब आप पढ़ सकते हैं। ये 2 तरीके से चीजें रहती है, दोनों का ये अंतर रहता है। अच्छा, जो पत्रिकाएं हैं जी, जो पत्रिकाएं हैं नॉटनल पर, हाँ, उनको भी एक्सेस करने पे उनका भी तो कुछ उनका निर्धारित शुल्क होगा? वही 2 चीजें, या तो पत्रिकाओं की अंक वाइज, जैसे आपको ज्ञानोदय का भी लेटेस्ट अंक चाहिए, शायद 20 रुपए पर है, तो आपने 20 रुपए ऑनलाइन पे किया और उसको पढ़ लिया, ठीक है। या फिर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो साल भर में सारी पत्रिकाएं, सारी किताबें आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये 2 मोड है जिस पर हम लोग काम करते हैं कि इस तरह से। कितने दिन के लिए रहेगी ये? एक बार आपने किताब परचेज कर ली है, जैसे 20 रुपए देकर किताब परचेज कर ली, तो वो आपके पास आजीवन रहे, मतलब जब तक नॉटनल चल रहा है तब तक तो रहेगी, आप उसको कभी भी कहीं से दोबारा पढ़ सकते हैं।
जी एक प्रश्न सर मीलाल जी से है। जी। ये ISS जो ISSN नंबर और ISBN नंबर की किताबें प्रिंट मीडिया में आती हैं, हाँ अगर उसको हम कोई रिसर्च जर्नल केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही लाना चाहें, माध्यम में ही लाना चाहें, हाँ। तो उसका रजिस्ट्रेशन की क्या जो है कोई और प्रक्रिया है कि जो पूर्व प्रिंट वाली का मामला है उसी तरीके से उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा कि हम केवल इसको ई रूप में ला रहे हैं? पत्रिकाओं के केस में जब आप ISSN नंबर लेते हैं, देखिए पत्रिकाओं के लिए ISSN नंबर होता है, किताबों के लिए ISBN नंबर है। जी ठीक है। जी पत्रिकाओं में जब आप ISSN लेते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप ये बता सकते हैं कि आप इसको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दोनों में रखना चाहेंगे। ठीक है। कल को अगर प्रिंट फॉर्मेट बंद भी कर दे तो आपके लिए वो ISSN नंबर वैलिड होता है। हालांकि कई लोग अभी नॉर्मली चला भी, जैसे लम्ही ज्ञानोदय ऑनलाइन हुई है, अब उन्होंने पीछे पीछे किया कि नहीं गवर्नमेंट को, या जो जहाँ रजिस्ट्रेशन पर कुछ चेंज किया गया कि नहीं, मैं फिलहाल तो नहीं जानता, लेकिन वो ISSN अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ISSN जो वो पहले करते आ रहे थे। पर नीला जी, केवल इतनी सी बात पूछनी है कि जो प्रिंट वाला है वो तो चल रहा है, तो ठीक है। ठीक है। अगर केवल ई संस्करण केवल निकालना हो तो ISS नंबर या ISBN नंबर क्या प्रिंट वाले तरीके से ही मिलेगा कि इसके लिए कुछ अलग प्रोसेस कर दिया गया? ISBN सर हम लोग लेते हैं। ISBN नंबर, जैसे आप कोई किताब पहले से पब्लिश हो गई जी है प्रिंट जी में और आप उसको नॉटनल पर ई बुक के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो जी। आप जब हमें देंगे तो हम एक नया ISBN लेंगे अपने लिए, और ये हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही गाइडलाइन कंफर्म। है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही कंफर्म करना था, बस हाँ। बस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की धन्यवाद। गाइडलाइन है कि हम एक नया ISBN लेंगे तो वो जी, अच्छा और सही रहेगा, बशर्ते कि हम प्रिंट वाला ISBN को सीधा यूज कर लें। बहुत ठीक है। और कोई धन्यवाद। सवाल? जी। सर आपका हेलो। आवाज आवाज साफ नहीं आ रही है। आप अगर जी सवाल जी। है तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। अब आप हाँ मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। जी। तो इस तरह से ई बुक एक फॉर्मेट डेवलप हुआ है जिसको लोग अभी पढ़ पा रहे हैं और अपनी किताबों को प्रकाशित करते हैं। एटलीस्ट कई लोगों के सवाल है, तो मुझे लगता है, हालांकि मैं अभी ज्यादातर ई बुक के बारे में बात करना था, लेकिन नॉटनल को लेकर के भी लोगों के सवाल है, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बता दूं कि नॉटनल पर चीजें कैसे पब्लिश होती हैं, उनके क्या तरीके होते हैं, ई बुक को कैसे ले जाया जाता है। तो जैसे कोई किताब ऑलरेडी पब्लिश हुई है तो भी नॉटनल उसको ई बुक के रूप में पब्लिश कर सकता है, बशर्ते नॉटनल के कोई भी संस्थान इसको ई बुक के रूप में पब्लिश कर सकता है, बशर्ते आपने ई बुक के राइट्स प्रिंट पब्लिशर को न दिए हो। तो जैसे कोई किताब, मान लीजिए कोई किसी भी बड़े लेखक किताब है, डॉक्टर नामवर सिंह सर की किताब है मान लीजिए, और उनकी किताब को अगर उन्होंने इसके राइट्स नहीं दिए हैं किसी भी पब्लिशर को, ठीक है, ई बुक के राइट्स नहीं दिए प्रिंट पब्लिशर को, तो और वो चाहे तो नॉटनल को या किंडल को या किसी भी नए स्टार्टअप को या किसी भी कंपनी को ई बुक के राइट्स दे सकते हैं। 2013-14 में एक कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें ये कहा गया कि ई बुक के राइट्स और प्रिंट के राइट्स एकदम अलग अलग हैं। तो आप एक पब्लिशर को ई बुक के राइट्स दे सकते हैं और दूसरे पब्लिशर को प्रिंट के राइट्स दे सकते हैं। और अगर पुराने किसी किताबों के साथ पब्लिशर ने छाप दिया है और ई बुक का कोई एग्रीमेंट का कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट लेटर में, तो एज ए लेखक आप फ्री हैं कि अपनी किताबों को किसी और पब्लिशर के साथ ई बुक में ला सकते हैं। और यही एक तरीका है जिससे हम किताबों को ई बुक के तौर पर ऑनलाइन कर रहे हैं लगातार। आप उसको ऑनलाइन करने के लिए हमें किताब के सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी मेल करते हैं, हम उसको ई बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑनलाइन ले जाते हैं। आपसे इस बीच में कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते, नॉटनल से कभी कोई तरह का लेखक से चार्जेस नहीं ली जाते किताबों को कन्वर्ट करने का, ई बुक ले जाने का, ऑनलाइन पब्लिश करने का, वो सब कुछ फ्री प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन करने के दौरान हम आपसे बात कर लेते हैं किताब कितने रुपए पर ऑनलाइन जानी है। प्रिंट के मुकाबले कई बार किताबें बहुत सस्ती हो जाती हैं और उसका दाम लेखक से बात करके तय किया जाता है। कई बार किताबें जो 400 रुपए 300 रुपए प्रिंट में होती हैं वो 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए में ई बुक के रूप में अवेलेबल हो जाती हैं। लेखक जो भी प्राइस चाहता है वो अपने हिसाब से तय कर सकता है। जो प्राइस लेखक तय करता है, जब भी कोई, जैसे अभी सर ने पूछा भी मुझसे कि किताबें क्या पढ़ने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो जैसे 20 रुपए की ज्ञानोदय है, जब आप ऑनलाइन ज्ञानोदय के लिए आपका 20 रुपए का पेमेंट करते हैं तो जो 60% होता है यानी 12 रुपए हर खरीद पर,
वो ज्ञानपीठ ट्रस्ट को जाते हैं और 8 रुपए हमारे पास रहते हैं। यानी 60:40 का रेशियो, 60% लेखक के पास जाता है और 40% हमारे पास रहता है। लेखक को एक ऑटोमेटिक ईमेल आती है जिसके थ्रू उनको बताया जाता है कि किसने उनकी कौन सी किताब खरीद ली है और किस तरह से क्या ट्रेंड चल रहा है। हर एक खरीद की एक ईमेल आती है। अगर आप ईमेल न भी देखना चाहें तो हमारे मोबाइल ऐप या हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां लॉगिन करके आपको देखने को मिलता है कि कितने लोगों ने किताब कौन कौन सी किताब खरीदी है, कैसे खरीदी गई, क्या रहा, ये सारा ट्रेंड आपको वहां दिखाई देता है। और साल के अंत में या मतलब मार्च अप्रैल के महीने में हम जितनी रॉयल्टीज होती है वो लेखकों तक पहुंचा देते हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरह से नॉटनल काम करता है। इसके लिए हर एक किताब के लिए नॉटनल एक अलग ISBN लेता है, वो ISBN के साथ छापता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या इस बात की आती है क्योंकि लोग नॉटनल को अब रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बड़े लेखक हैं जिनकी किताबें जिन पर रिसर्च हो रही है हिंदुस्तान भर में, उनकी किताबें, कई किताबें ऐसी हैं जो नॉटनल पर ई-बुक के रूप में ही पब्लिश हुई और प्रिंट फॉर्मेट में नहीं पब्लिश हुई हैं। तो या कई किताबें प्रिंट में मिलनी मुमकिन नहीं रह गई हैं। उस केस में जब रिसर्च स्कॉलर्स को कोट करना होता है तो वो हमारे ISBN के साथ कोट कर सकें, इसलिए हम प्रॉपरली उसको ISBN के तौर पे छापते हैं। तो ये एक छोटा सा मॉडल है जिसके तहत हम काम करते हैं। और इस मॉडल में किसी को कोई सवाल होगा तो मैं अभी ले सकता हूँ ताकि हम थोड़ा सा और बात कर सके ई-बुक के फ्यूचर को लेकर के। तो इन किताबों को किंडल पर आसानी से पढ़ा जा सकता है या इसको लैपटॉप या मोबाइल पर? देखिए, नॉटनल की किताबों को किंडल पर पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि नॉटनल किताबों को किंडल सपोर्ट नहीं करता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी और उनके टेक्नोलॉजी में जो गैप है उस पर कई बार हमने चाहा भी कि किंडल उसको मतलब हमारे साथ आ जाए, लेकिन किंडल ने आने से इनकार, मतलब कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो किंडल का सपोर्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऑफ लेट किंडल की एक बड़ी मुश्किल दिखाई दी है जो हम सबको समझ में आई। जब कोरोना के दौरान चीजें नहीं मिल रही थी प्रिंट में, तब मैंने देखा कम से कम दर्जनों वेबसाइट ऐसी खुल गई जहां पर लेटेस्ट किताबें प्रिंट की आपको PDF मिल जाता था जो प्रिंट में आई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे होने लगा। फिर धीमे धीमे थोड़ा लोगों से बात की, रिसर्च की, तो मालूम चला कि ये किताबें किंडल से PDF के तौर पर लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वेबसाइट पर फ्रीली डाल देते हैं और लोग वहां से, टेलीग्राम में ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जहां पर आपको हर एक किताब रोज फ्री में मिल जाती है। तो उसके बाद हमने तय किया कि नहीं, हम अपने आप को ओपन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर किताब का PDF ही के तौर पे कन्वर्ट होकर एक्सट्रैक्ट हो गई और लोगों को फ्रीली मिल गई तो वो फिर पायरेसी, कॉपीराइट लॉ, प्लेजरिज्म सबके एक्ट में बड़ा मुश्किल से सेट हो पाएगा। फिर वो चीजें उस लेवल पर नहीं रह जाएंगी जहां पर हम एकेडमिकली सोच रहे हैं। तो किंडल को हम सपोर्ट नहीं करते। हमारी किताब पढ़ने के लिए आपको हमारी वेबसाइट, हमारा मोबाइल ऐप, इवन विंडोज लैपटॉप पर भी हमारा ऐप है, उसको यूज करना पड़ता है। जी जी। अच्छा, हिंदी में इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं जैसे नॉटनल की तरह से? कुछ ऐसी जानकारी भी आप देंगे? देखिए, जैसे आपने अभी नाम लिया था हिंदी समय, गद्य कोश, कविता कोश, एक बारे में आप कह सकते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स हैं। प्रतिलिपि भी है, अभी एक बिंज भी आया है। ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हो रही हैं, लेकिन जिस तौर पे एक पूरी किताब के शक्ल में एक ISBN के साथ छापना या पत्रिकाओं को इस तरह से लाना, वो एक चीज नहीं। आपको जैसे हिंदी समय आपने देखा होगा कि कहानी मिलती होगी, एक लेखक की कहानी का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिए, वो कहानी पढ़ लीजिए। गद्य कोश, कविता कोश में भी इस टाइप की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक मुकम्मल किताब अगर किसी को चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। रिसर्च स्कॉलर्स को ISBN के साथ कोड करना पड़ता है किताब को, तो वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, पत्रिकाएं नहीं मिल पाती हैं। तो ये जो काम इस तरह का है ये कोई नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं या 1-2 कहानियां करके अलग अलग छापने वाली बहुतेरी प्लेटफॉर्म्स अभी भी अवेलेबल और लगातार आ रहे हैं, लेकिन इनको एकेडमिकली किताब की शक्ल में लाने का काम अभी कोई नहीं कर रहा है, ना पत्रिकाओं को ना किताबों को, जो एकेडमिकली मतलब फायदेमंद रहे। तो ये अंतर हो जाता है। जी, मेरी नजर में भी नहीं आई थी, मैंने सोचा कि शायद मेरी जानकारी ना हो। नहीं, अभी नहीं है सर, अभी ऐसी वेबसाइट नहीं है। कोई किसी और की नजर में हो तो बताए, मैं भी जरूर देखना चाहूंगा। लेकिन ऐसी वेबसाइट जरूर है जहां पर आप हिंदी का कंटेंट पा सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंप्लीट प्लेटफॉर्म नहीं है। और कोई सवाल? सर, इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? जी, हमारे लिए नॉटनल NOTNUL करके मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं किताबों को।
क्या बताएं सर? NOTNUL नॉटनल, मैं अभी लिख भी दूंगा एक बार ताकि आसान हो जाएगा सभी के लिए। NOTNUL, जी ठीक है। आपकी आईडी पे लिखा हुआ है, डिस्प्ले भी हो रहा जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। ये है। और ये कोई है सवाल? कि हाँ ये बताइए। सब स्मॉल रहेगा, notnul.com जो है। जी जी एक कंप्यूटर कोडिंग की जो नॉटनल है, आपने उसको जो है बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही किया है, वही किया है। जो ये कंप्यूटर साइंस के हैं वो जानते हैं कि नॉट नल का क्या मतलब होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से कंप्यूटर साइंस, जो एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ गरिमा दोनों लोग कंप्यूटर इंजीनियर ही थे। बस एक प्रेम था भाषा के प्रति जो इधर खींच लाया, तो इसीलिए हमने कंप्यूटर चीजों को ही इस्तेमाल किया और उसका उसी के नाम को यूज करके आगे बढ़े। अरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं। एक साथ एक एक वेबसाइट पर 5,000 से अधिक किताबें और 130 से अधिक पत्रिकाएं हाँ लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। जी, कई लोगों के लिए जैसे ये भी बता दो ऐड करते हुए कि कई पत्रिकाओं के पुराने से पुराने अंक, जैसे मुझे पता है युद्धरत आम आदमी के जो पहला अंक है शायद 1970-80 में कब आया था अभी मुझे याद नहीं है, वहां से शुरू हुआ और वो पहले अंक से लेकर के आज तक के लगभग सारे अंक हमने ऑनलाइन किए। लम्ही के, बनास जन के, आकार के, इन सब पत्रिकाओं के पुराने से पुराने अंक भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये काम हम लगातार कर रहे हैं कि सिर्फ नए अंकों को लाने का हमने पुराने अंकों को भी अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है। बॉक्स में एक सवाल पूछा है आदित्य मौर्य जी ने कि ये क्या नॉटनल में कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन की व्यवस्था है कि जिसमें वार्षिक या आजीवन हम ले लें सब्सक्रिप्शन और उसमें हम कुछ भी एक्सेस कर पाएं, ऐसा है क्या? जी जी, आजीवन का तो प्रावधान नहीं है लेकिन वार्षिक प्रावधान है। जो हम इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अलग हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर चाहे तो अभी ऑफर भी चल रहा था तो मैं ऑफर ही प्राइस दूंगा, 1499 रुपए सालाना देकर के सारी किताबें और पत्रिकाओं को 1 साल के लिए फ्रीली एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह का प्रावधान है, आजीवन का प्रावधान तो अभी नहीं रखा गया है। जी जी जी, और कोई सवाल? मैं थोड़ा सा इसको, हाँ कोई सवाल है क्या? अच्छा ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए, हाँ हाँ हाँ, रीना मौर्य कुछ पूछ रही हैं, पूछिए। माइक बंद हो जा रहा है आपका, बोलिए। आपका माइक्रोफोन बंद हो जा रहा है, आवाज नहीं आ रही है। या आप अपना सवाल लिख दें, शायद यहाँ तक आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो लिख दें तो हम जवाब देंगे। कनेक्टिविटी का इशू शायद लग रहा है। हाँ, तो हाँ, और कोई सवाल है? मैं रीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सवाल लिख दें ताकि उनके सवाल का जवाब दिया जा सके, क्योंकि आवाज सुनाई नहीं दे पा रही। और कोई सवाल है? सर कोई वीडियो देखते हैं तो मतलब ये फोन लगा के नहीं रीना जी, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर कोई समझ पाया है तो कृपया मदद कर दें, मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। नहीं, वो आवाज ठीक से आई नहीं है, बीच बीच में कट गई है। जी जी, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपके यहाँ नेटवर्क बाधित हो रहा है ऐसा लग रहा है। जी। गुरु प्रसाद जी शायद कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। गुरु प्रसाद कोहली जी, कोई सवाल है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। फिर भी किसी को सवाल होता है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब जो फ्यूचर की चीजें मैं देख रहा हूँ जहां से खड़े होकर के, 3 साल पहले तक जब मुझसे कोई ये सवाल पूछता था कि आप ई बुक को कहाँ देखते हैं, या खुद मैं उनसे पूछता था, तो लोग ई बुक को लेकर के काफी सीरियस नहीं थे। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ई बुक के लिए शायद हमें प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना, 2 एजेस को, जैसे हम बीसी और एडी को डिफाइन करते हैं, वैसे हमें प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना को डिफाइन करना चाहिए। बिफोर कोरोना चीजें उतनी सीरियस नहीं थी ई बुक को लेकर के, लेकिन पोस्ट कोरोना
काफी सीरियस हो चुका है मामला, और लोग अब काफी बड़ी तादाद में ई बुक की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग ई बुक को पसंद कर रहे हैं, ई बुक के अनुसार अपने आप को, अपनी चीजों को बदल रहे हैं, अपने अपने रहन सहन के तरीके में भी ई बुक को लाया जा रहा है। एक बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो लगातार ई बुक की तरफ आ रही है और वो किताबों को ई बुक के रूप में एक्सेस कर रही है, जो बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो मैं जहां से यहाँ देखता हूँ कि अभी अगले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो शायद, मैं ये नहीं कहूंगा प्रिंट कहीं खत्म होने की कगार पे होगा, और मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा ई बुक में बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होकर बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर जाएगा, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ जियोग्राफिकली काफी डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट टेरेन्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं, डेमोग्राफिक मुश्किल काफी अलग अलग टाइप से रहती है। वहां पर ये चीजें और ज्यादा आसानी से मिलेंगी लोगों को, इसलिए लोग ई बुक की तरफ बढ़ भी रहे हैं। पहले बढ़ रहे थे, अब ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस भी इसमें काफी बड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए हैं। दुनिया भर के लगातार कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने तय किया है कि वो नॉटनल के साथ अब अपना करार करेंगे ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को सारा एक्सेस मिल सके, फ्रीली मिल सके। तो कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने हमारे साथ, सिर्फ कोरोना पीरियड में ही नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो जुड़े वो काफी बड़ी संख्या में थे। पहले हमारे साथ यूनिवर्सिटीज भी जुड़ती थी, इधर बीच मैंने देखा कि कई डिग्री कॉलेजेस ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और वो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी को, ताकि वो ई बुक पर ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये एक बड़ा चेंज है, जहां पर हम जो देख रहे हैं कि पहले बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसमें फोकस कर रहे थे, लेकिन अचानक से डिग्री कॉलेजेस का भी फोकस शुरू हुआ है। और वो डिग्री कॉलेजेस में, नहीं कहूँ लखनऊ या दिल्ली जैसे बड़े शहर से आते हैं, मैंने कई छोटे छोटे बिहार के कॉलेजेस में मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट में भी आया है, और वो लोग भी हमसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। तो ये इंटरेस्ट लगातार आप देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि चीजें काफी तेजी से बढ़ेंगी और लोग जुड़ेंगे इसके साथ। लोग ई बुक फॉर्मेट को पसंद भी करना शुरू करेंगे। जो एडजस्टमेंट्स नहीं होते थे, लोग कहते थे कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये एक संशय जो लोगों के जहन में था वो खत्म हो रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरे पिताजी जो अभी 67 की एज के हैं, 67 साल के हैं, उन्होंने करीब 5 साल पहले अपनी पीएचडी का काम शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, और उन्होंने पिछला पूरा 5 साल अपनी पीएचडी में किताब ना के बराबर खरीदी, शायद 2 या 3 किताबें खरीदी। 2000-3000 के आसपास किताबों को उन्होंने एक्सेस किया है, जिसमें से सारी की सारी किताबें, एक तरह से उन्होंने आईपैड खरीद लिया और आईपैड पर सारी किताबें की। तो मैं ये देखता हूँ कि जब 62 साल की उम्र में कोई आदमी इस चीजों को बदल रहा है, तो कई लोग, मुझे लगता है कि अब अपनी चीजों को अपने हिसाब से बदलना शुरू करेंगे, और लोग आएंगे इस तरफ से कि उनको ई बुक फॉर्मेट में चीजें कैसे मिल सकती हैं, क्या मिल सकती हैं। मैं देखता हूँ कि ई बुक फॉर्मेट का भी फ्यूचर काफी तगड़ा है। टेक्नोलॉजिकली चीजें, लेखक भी उस साइड मूव कर रहे हैं, पत्रिकाएं भी अपने आप को मूव करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, अपनी टाइपिंग टेक्नोलॉजी को भी बदलने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो जो गैप था हिंदी क्षेत्र का, कि पहले चीजें टेक्निकली अवेलेबल नहीं थी, वो खत्म हुआ है। पत्रिकाएं, किताबें टेक्निकली उस एडजस्ट नहीं करी थी यूनिकोड फॉन्ट में, वो भी खत्म हुआ है। और तीसरा जो गैप है कि जो स्टूडेंट्स, जो लोग हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं, तो ये गैप भी बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है। तो हाँ, ये नई विधाएं, अभी मैडम मैं देख रहा हूँ आपने लिखा, ये नई विधा है। अचानक से कोई आपको बचपन से किताबें हाथ में लेके पढ़ाता रहे और कह दे कि आप तुरंत शिफ्ट कर जाइए मोबाइल पर, तो ये मुमकिन नहीं होता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स लोगों ने करने शुरू कर दिए हैं। और अब पहले, मतलब अगर 80% लोग में कोई नंबर्स गेस ही कर रहा हूँ, फेक ही रहा हूँ एक तरह से, कि अगर लोग 80% प्रिंट और 20% ई बुक पढ़ते, तो मैं देखता हूँ आज 50-50 चले गए। लोग उतनी तादाद में ई बुक भी खरीदते जितनी स्पीड से वो प्रिंट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। कई बार ये एक बड़ा विषय है। प्राइस एक बड़ा समस्या बन के उभरी है ई बुक के फेवर में, क्योंकि हमने देखा कोरोना के बाद से लोगों के पास, कई स्टूडेंट्स या परिवार के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने की स्थिति है, वो काफी कम हो गई है। और 300, 400, 500 किताबें अगर कोई 60, 40, 50, 100 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए में दे रहा है, तो लोगों को लगता है कि क्यों ना हम इसी फॉर्मेट को यूज कर लें। मोबाइल फोन आज सभी के हाथ में है। नेटवर्क और 4G की जो सुविधाएं हैं, वो हर मोबाइल पर आजकल 100-100 GB, 50-50 GB बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ना 4G की मुश्किलें रह गई हैं, ना टेक्नोलॉजी, मोबाइल की, लैपटॉप की मुश्किलें रह गई हैं। प्राइस भी ई बुक के लिए प्रिंट के मुकाबले हमेशा से हर प्लेटफॉर्म पर कम है, तो लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाने लगे हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ निकल के आई हैं, जो कि ई बुक के फेवर में काम करना शुरू कर दिया जिन्होंने। तो एक बड़ा चेंज दिखाई देगा, बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो गया है। अब हर घर में जल्दी जल्दी वो दिखाई देगा।
तो यही मेरा छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स रहेगा, और सवाल जवाब पर मैं फिर से वापस आता हूं ताकि हम लोग इस पर बात कर सकें। कुछ सवाल शायद आ रहे थे, मैं हाँ, ये चैट बॉक्स में मुक्ता जी ने पूछा है कि उसके पहले एक और है कि ऑनलाइन वेबसाइट में ई बुक कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हम कॉलेज लेवल पे भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, आप दो तरीके से इंडिविजुअली, तो मैंने बताया कि आप लोग अपनी अपनी किताबों को खरीद के पढ़ सकते हैं, बट हम लोग कॉलेज के कई डिग्री कॉलेजेस ने, जैसा मैंने कहा, कि इंटरेस्ट दिखाया है, तो डिग्री कॉलेजेस में भी लाइब्रेरीज होती हैं, और लाइब्रेरी में किताबें और पत्रिकाएं परचेज की जाती हैं, हर साल की जाती हैं, उनका एक बजट होता है। वो पहले बजट प्रिंट के लिए खर्च होता था, आजकल वो बजट लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो ई बुक के लिए खर्च हो सके। तो लोग अभी कई डिग्री कॉलेजेस ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, कि वो चाह रहे हैं कि अब उनके यहाँ किताबें प्रिंट में परचेज होने के बजाय ई बुक में के रूप में रहें। तो इसमें डिपार्टमेंट से रिकमेंड करता है, लाइब्रेरी परचेज कर देती है कि अच्छा इस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है। जब परचेज कर देती है तो हम कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स के लिए किताबों को फ्री कर देते हैं 1 साल के लिए। ये इस तरह से काम करता है। और मुक्ता टंडन जी ने पूछा है कि ये यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक्स या जो प्रतियोगात्मक सामग्री है, क्या ये भी नॉटनल पर लाने का विचार है क्या? ये लगातार प्रकाशित हो रही हैं मैम, आप जुड़ी हैं और पहले से जुड़ी हैं, लगातार जुड़े रहे, अच्छा भी लगता है। ये लगातार प्रकाशित हो रही है। ये अच्छा भी सवाल था, जब कोरोना आया तो बहुत बड़ी संख्या में जो हमें मेल्स आते थे, कॉल आती थी, मैसेजेस आते थे, वो ये कहते हैं MA BA के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा, आज हमारे पास सारी किताबें उनके हिसाब से बन गई और अवेलेबल हैं, और लगातार ये समस्याएं आती हैं। लोग पूछते हैं कि MA BA के कोर्स के हिसाब से आपके पास क्या क्या है। कई किताबें लाए हैं, बहुत सारी किताबों के लिए प्लान कर रहे हैं, प्लान करना चाहते हैं, तो आप में से भी कोई सपोर्ट कर सकता है और मुक्ता मैम जरूर कर सकती हैं। जयशंकर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद कि आप लोग भी आए। और MPhil PhD के लिए तो बहुत तेरी किताबें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन BA MA के हिसाब से लिखी गई किताबों में बड़ी मुश्किलें रहती हैं। प्रतियोगिता के हिसाब से भी हमने कई किताबों को अवेलेबल कराया और लगातार करवा रहे हैं। तो इस पर काम एक बड़ी संख्या में चल रहा है, क्योंकि अब लोगों को ई बुक का आसरा बढ़ा है, तो हम भी इस पर काम बढ़ाना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। एक सवाल डॉक्टर शिवानी शाह जी ने किया है कि यदि पुस्तक पहले से प्रकाशित हो चुकी है, उसे ई बुक के रूप में लाना है, तो क्या प्रकाशक से अनुमति लेना आवश्यक है? आवश्यक तो नहीं है। देखिए, लीगल कंसिक्वेंसेस में आवश्यक बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास कॉपीराइट आपका है, आपने ई बुक के राइट्स नहीं दिए, तो आप बिना प्रकाशक को बताए भी उसको ई बुक के फॉर्मेट में ला सकते हैं या ला सकती हैं। हाँ, कई बार लोग इसलिए बता देते हैं कि एक प्रकाशक से रिश्ता, जैसे आप हमें बताएंगे, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ई बुक के राइट्स लेते हैं, प्रिंट के राइट्स नहीं लेते। आप हमें कल को बताएं कोई कि मुझे ये किताब जो आपके यहाँ से पब्लिश हुई है, मैं प्रिंट में पब्लिश करवाना चाहती हूँ, तो हम कई बार कहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स फोन करता है कि सर ये किताब हम ई बुक में नहीं, हम प्रिंट में चाहते हैं, हम उसके प्रिंट फॉर्मेट में चाहते हैं, आपको अगर पता हो कहाँ से है तो बता दीजिए। तो कई बार हम हेल्प कर देते हैं कि हाँ ये प्रकाशक है, आप इनसे बात कर लीजिए, या ये नंबर पे आप कॉल करके पता कर लीजिए और किताबें ले लीजिए। तो हम हेल्प कर देते हैं। तो आपके प्रकाशक के साथ जो रिश्ता है, उसके अनुसार अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताइए, लेकिन लीगली आप बाध्य नहीं है उनको बताने के लिए, आवश्यक नहीं है। जी, धन्यवाद। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि एक मुहावरा सा हिंदी में प्रचलित रहा है, हाँ, कि पठनीयता का संकट है, किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं। अक्सर लेखकों, रचनाकारों की ये शिकायत रही है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब आप चूंकि एक आपका 2-3 साल के पहले का 3 साल लगभग हो रहा होगा आपको, तो आपके पास सारे एक्सेस के रिकॉर्ड्स हैं, तो आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है? क्या वाकई पढ़ने की जो है ललक लोगों में कम है, या आप इसे किस रूप में देखते हैं इस सवाल को? देखिए, प्रिंट तक तो जब ये था, जब चीजें हमने शुरू की और देखी, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ किताबों की अवेलेबिलिटी तो 100% हो। ठीक है, आप जिन शहरों से लोग यहाँ जुड़े हैं, अपने आसपास जो बड़े मेट्रोज में नहीं है, ठीक है, दिल्ली से नहीं है, वो बताएं कि लखनऊ से तो सीतापुर, गोंडा, बहराइच की किताबें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, हर नई किताबें मिल जाती हैं। और ये तो हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ये चीज नॉन हिंदी बेल्ट की बात करें, तो ये जो अवेलेबिलिटी है सबसे बड़ा मुद्दा है।
आप किसी को पढ़ने के लिए तब आप ये चीज कहिए कि आपने किताब अवेलेबल करा दी है, किताब हर जगह अवेलेबल है, फिर भी ना खरीदे। हमने जो देखा किताबें लोग खरीदते हैं, पठनीयता एक बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा ई बुक की एडजस्टमेंट एक बड़ा मुद्दा थी, लोग पढ़ना चाहते थे। हाँ, ई बुक पे नहीं, आप प्रिंट में दे दीजिए हम पढ़ लेंगे, तो प्रिंट में तो हम नहीं पहुंचा सकते क्योंकि प्रिंट के राइट्स नहीं, जो प्रकाशक है वो बता दे कैसे पहुंचेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। शायद इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अमेजन पर किताबों की सेल, जब से ये किताबें डिलीवरी माध्यम बढ़े हैं, सेल भी बढ़ी है प्रकाशकों के लिए, इसीलिए प्रकाशक डालते भी हैं लगातार। तो ये एक मुद्दा है जो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। दो चीजें मैं महसूस करता हूँ, एक तो किताबों की अवेलेबिलिटी कम है, और कई बार प्रकाशक भी लेखकों से रॉयल्टी को छुपाने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं, वरना किताबें बिकती हैं, अच्छी बिकती हैं, और हम लगातार देख रहे हैं किताबें बिक रही हैं। हमारे लिए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, चूंकि हम लोग पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, आप डॉलर में पेमेंट करके फॉरेन में भी किताबों को पढ़ सकते हैं, तो हम देखते हैं लोग फॉरेन से भी किताबें खरीद रहे हैं, डॉलर के पेमेंट करने के बावजूद खरीद रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आपने एक बड़ी बात जो कही कि जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं वो किस तरह से रॉयल्टी न देनी पड़े लेखक को, ये भी एक इसके ये फैलाया भी जाता है, र्यूमर ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये र्यूमर्स फैलाए भी जाते हैं, और किताबें अवेलेबल भी नहीं होती है। प्रकाशक भी ना ज्यादा मेहनत इसलिए करते हैं कि वो लाइब्रेरी खरीद में एक बार में बड़ा हिस्सा चला जाता है, तो वो बड़े हिस्से का से एक बड़ा बजट, मेहनत थोड़ा कम कीजिए, रिटर्न ज्यादा मिल जाता है। तो अगर वो किताबें लगातार हर शहरों में अवेलेबल कराई जाएं तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा पढ़ने पे आएंगे। डॉक्टर शिवानी शाह ने अगला सवाल पूछा है कि सर, ई पुस्तक प्रकाशन का मूल्य कितना होता है? तो अभी आपने ये बताया, मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर लेखक के रूप में आप नॉटनल पर पुस्तकों को ला रहे हैं तो आप क्या कीमत रखना चाहते हैं वो आप पर तय करेगा। आप बात कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी किताब बहुत सस्ते मूल्य पर लोगों को उपलब्ध हो जाए तो आप उसका मूल्य कम रख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूँ इनाम जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा मूल्य में मैं कहूंगा 100 रुपए से ऊपर, 150 रुपए से ऊपर लोग ईबुक की किताबें कम खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। 70-80 रुपए में किताबें ज्यादा बिक रही होती हैं, तो ये है। हाँ, वही चीज 10 रुपए में भी थोड़ा कम हो जाएगी कि लोगों को लगे 10 रुपए किताब है, कोई खास अच्छी नहीं होगी या यूं छोटी सी किताब होगी। तो जो हमें आइडियली लगा है कि 50 से 100 के बीच में किताबों के रेट रखे जाएं तो ज्यादा बिकते हैं। बट वही कि ये एक एक्सपीरियंस है जिस पर मैं नहीं कहता कि बस वही बिकते हैं। कई बार ऐसी किताबें भी नॉटनल पर है जो 200-250 रुपए में भी ई बुक पे अवेलेबल है और वो भी बिक रही है और अच्छी खासी बिक जाती है। तो एक बार परचेज करने के बाद उसे वो हमेशा पढ़ सकेंगे? जी हाँ, जी हाँ। कोई भी अगर मान लीजिए 50 रुपए की कोई किताब खरीदता है, हाँ, तो वो नॉटनल पर आगे बराबर उसे एक्सेस कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डाउनलोड नहीं कर सकता है, यही नहीं, डाउनलोड और प्रिंट संभव नहीं, लेकिन एक्सेस बराबर कर सकता है। जी। और कोई सवाल है क्या? मैं मिस कर रहा हूँ? शायद और तो कोई सवाल चैट मैसेज में तो नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। चैट में नहीं है। किसी को और कोई सवाल पूछना है? सर, मैं डॉक्टर सिंधु केरल से। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं तो नॉटनल की किताबें तो पढ़ती हूँ। हमारे तो वो साउथ इंडिया में होने के कारण हमारे लिए तो ये आसान लगा है नॉटनल में किताबें पढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके फीडबैक के लिए। किताबों से ज्यादा हम तो आपकी किताबें तो नॉटनल की किताबें पढ़ सकती हैं, दूसरी किताबें तो मंगवाना पड़ता है। बहुत सारी प्रक्रिया है उसमें, वो तो नॉटनल में नहीं है। तो आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हम भी आपके साथ जुड़ने के लिए मैम आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अपनी किताबें दें ताकि हम उसको अवेलेबल कराएं। ऑफ कोर्स 5000 किताबें एक बड़ा, लाखों का जखीरा है हिंदी साहित्य भी, एक बड़ा सागर है जिसकी एक छोटी सी बूंद पर तक तो हम पहुंच पाए। बहुत बड़ा काम करना बचा है और लगातार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किताबें जल्दी से जल्दी आ सके। जी हाँ, बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। जी, और कोई सवाल, कोई बात कहना चाहता है कुछ भी? और किसी प्रतिभागी साथी के कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं।
तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण जो है चर्चा चल रही है, एक संवादी जो है वक्तव्य आपका हुआ है, द्विपक्षीय जो है, ये ज्यादा बेहतर रहा मुझे लगता है। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है मुक्ता मुक्ता जी मैम ने ने कि पूछा क्या है। ई बुक के क्षेत्र में रोजगार अभी- के अवसर अभी- हैं? बिल्कुल, इस समय ई बुक के क्षेत्र में बहुत तेरे अवसर बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज के गैप में बहुत बड़ा काम होना बचा है। टेक्निकली हम एक शब्द यूज करते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब आप अंग्रेजी में वर्ड प्रोसेस में एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। जब आप अंग्रेजी में वर्ड प्रोसेसर में कोई लाइन टाइप करते हैं और अंग्रेजी या ग्रामर की गलती करते हैं तो नीचे लाल लाल रेखा खींच के आ जाती है, ठीक है? तो वो बताता है कि आप यहाँ पर कुछ गलत किए हैं, ठीक है, और वो आपको करेक्ट फॉर्मेट भी बताता है, ठीक है। आप हिंदी में भी गलती कर दीजिए तो वो आपको गलत चीजें नहीं बताता है। जैसे आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दीजिए, ठीक है, जैसे मैं यही शब्द कि आप तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दीजिए, तो तुम और दीजिए नहीं कई बार नहीं जाता है ग्रामेटिकली, लेकिन कभी वर्ड प्रोसेसर नहीं बताता है। ऐसी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें एक बहुत ही संभावनाएं बन के उभरी हैं, जहां पर भाषाविद जो भाषाओं के जानकार हैं और टेक्निकल जानकार हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं ताकि इन सब चीजों का एक बेहतर चीजें निकाली जा सके। तो यहाँ पर जो ई बुक में जो टेक्नोलॉजी पर भाषाओं के साथ जो समन्वय के अवसर है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसमें बहुत सारे काम करने बचे हैं ई बुक की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर के, भाषा की समझ को लेकर के कि किस तरह से भाषाएं कंप्यूटर साइंस के साथ काम कर सकती हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत तेरी संभावनाएं हैं और मैं देखता हूं कि कई यूनिवर्सिटीज में सीडैक एक बहुत बड़ा काम करे, जो गवर्नमेंट मतलब एक तरह से सेमी गवर्नमेंट संस्था है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जहां पर अभी बहुत सारी चीजें उनकी नहीं हो पाती हैं। आज भी कई सारी चीजों के फॉन्ट्स को लेकर के समस्याएं बनी हुई हैं, बहुत सारा सर्च कई बार अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो गैप है भाषा के साथ वो बना हुआ है, जिसको भाषाविद भी हेल्प करके दूर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मैं आप लोगों से कि आप लोग कैसे व्याकरण को समझना है, हिंदी के व्याकरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसको टेक्नोलॉजी कैसे समझे, इसके विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं जिस पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। जी धन्यवाद। और एक प्रश्न ये भी मन में उभरता है कि जो पर्यावरण की चिंता है दुनिया भर में, और कागज जिस तरह से पेपरलेस कार्य को बढ़ावा सरकारें भी देना चाह रही हैं और दे भी रही हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो ई बुक और ई पत्रिका की अवधारणा विकसित हो रही है, तो इससे बहुत पर्यावरण की दृष्टि से आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये और बहुत इसका जरूरी भविष्य किस रूप में देखते हैं? क्या ये जो पुस्तकें हैं? जी बिल्कुल। पर देखिए, आइडियली 300 पेज की किताब को छापने के लिए आपको मतलब जो रिफाइंड कागज होता है वो लगभग 5 से 10 पेड़ के बीच में काटने पड़ते हैं रिफाइंड कागज बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ जो कि आ रहा है। यहाँ पर आप किताब मतलब पर्यावरण को बचा रहे हैं, किताबें यहाँ पर हजारों 5000 किताबें हैं। 5000 किताबों को ऑनलाइन करने प्रिंट में लाने के लिए उसकी नंबर ऑफ प्रतियां इतनी इंश्योर करने के लिए हमें लगता है हजारों लाखों पेड़ को काटना पड़ता है, जो हम बड़ी आसानी से ये कर पा रहे हैं। तो पर्यावरण के रूप में तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा स्टेप है ये हमारे पास कि उसमें काफी संभावनाएं निकल के आई है कि आप बहुत ही किताबों, अब आप एग्जांपल ये फेसबुक पर जितना कंटेंट लिखा जा रहा है उसको अगर प्रिंट में लाते जाएं तो पता नहीं कितने पेड़ काटने पड़ जाएं। और दूसरा मुश्किल ये भी है कि धीमे धीमे जो पेपर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत मुश्किल से हो रही है। एक बहुत बड़ा प्रिंट जो पेपर का जो लुगदी है जिसको हम कहते हैं, भारत सरकार ज्यादातर बड़ी लुगदी चाइना से इंपोर्ट करती है, जिसमें बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके हिसाब से भी कई बार कोरोना के दौरान उनका इंपोर्ट भी रोका गया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि मुश्किलें जिसको ई बुक सॉल्व कर सकता है और ई बुक की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाती है। तो एक पहुंच के भी बहुत बड़ा इशू है, पर्यावरण का एक बहुत बड़ी समस्या को ई बुक तो हल कर ही रहा है लगातार।
तो क्या इसे माना जाए कि भविष्य जो है, जो भविष्य में ये जो प्रिंट फार्म है, ये इस तरह क्या चेंज आने वाला है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या किताबें वाकई भविष्य में जो है अतीत का विषय बन जाएंगी, या आने वाले 100-200 सालों में? देखिए, सही बताऊं तो वक्त कई बार नहीं जानता। आज से 10, 15, 20 साल पहले आप जो हम लोग रहे हैं, जो अगर यंग लड़के नहीं है, 20 साल 25 साल की एज के हैं, वो जानते हो कैमरा में पहले रील आया करती थी, ठीक है, और हम वो रील से फोटो खींचते थे, फिर उसको प्रोसेसिंग में देते थे और फिर वो फोटो बना के हमें वापस मिलती थी। आज आप मार्केट में रील ढूंढने जाएंगे तो शायद कोई एक दुकान भी नहीं रखता होगा, वो कोडैक की रील आया करती थी। तो हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जहां पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी तो नहीं, पर एक वक्त हो सकता है आए जहां पर टेक्नोलॉजी बदल जाए, और ये भी कहूंगा कि हो सकता है वो ई बुक ना हो, कुछ और नई टेक्नोलॉजी है जहां पर हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो हाँ, चीजें बदलेंगी, बहुत स्पीड से बदलेंगी। अगला कुछ साल बहुत क्रूशियल होने वाला है कि प्रिंट के फॉर्मेट के लिए इस तरह की चीजें, कोरोना जैसी बीमारियां अगर आ गई, लोगों को एहसास हो चुका है कि अब इस तरह की चीजें रहेंगी, लॉकडाउन भी हो सकती है, बीमारियां आ सकती है, लगातार आ सकती हैं, और लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ई बुक पर। तो ये बदलाव मैं देख रहा हूँ कि प्रिंट के लिए थोड़ा मुश्किल बनने वाला है। खत्म होगा कि नहीं, भविष्यवाणी करना, क्योंकि अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रिंट की, $billion में इसका ट्रेड है इंडिया में ही, तो अचानक से खत्म कर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो कैमरे की रील कहाँ शुरू हुआ वो भी हो सकता है। जी जी जी, एक सवाल ये सुरेखा बेलोगली, ये जो भी नाम है, कई बार ये रोमन में उच्चारण ठीक नहीं हो पाता। आपने पूछा है कि सर आजकल न्याक लेवल, हमें लगा नैक आप पूछना चाह रही हैं कि कॉलेजेस में जो नैक एक्रीडिटेशन के लिए ई लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है, तो उसे कैसे कर सकते हैं? यानी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर वही आपने पूछा है, आप देखिए बी शंकरानंद कला वाणिज्य महाविद्यालय कुडची में हैं, सहायक प्राध्यापिका हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप क्या प्रश्न संभवतः ये है कि जो नैक मूल्यांकन होता है महाविद्यालयों को, एक एजेंसी एक्रीडिटेशन करती है भारत सरकार की, कि जो ग्रेडिंग करती है कि ये ए ग्रेड का संस्थान है या बी ग्रेड का है, तो उसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी को पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ ई लाइब्रेरी है कि नहीं है। तो आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी जी, नहीं बिल्कुल, आजकल तो नैक में ई लाइब्रेरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होके या पॉइंट्स मिलते हैं उसको, यूनिवर्सिटीज को, डिग्री कॉलेजेस को, जिसकी वजह से भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार डिग्री कॉलेजेस में भी इंटरेस्ट जगा है कि वो ई लाइब्रेरीज को परचेज करें। तो हम भी इसी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं कि हम ई लाइब्रेरीज डिग्री कॉलेजेस के लिए भी मुहैया करा रहे हैं, ई बुक्स करा रहे हैं, जर्नल्स और मैगजीन्स भी करा रहे हैं। तो बिल्कुल उससे नैक के में फायदा होता है, उसके पॉइंट्स में फायदा होता है जो हम लोग देते हैं, और उसका पॉइंट्स का फायदा यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस उठाते हैं, उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। तो बिल्कुल फायदा होता है। मतलब जैसे इनफ्लिबनेट है, इनफ्लिबनेट की तरह उसमें ढेर सारे जो है हजारों जर्नल्स को एक्सेस किया जा सकता है जी, उसी तरह से ई लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी कॉलेजेस अगर डिपार्टमेंट रिकमेंड करे और कॉलेजेस परचेज करे, तो उसमें डिपार्टमेंट को भी फायदा होता है कि उनको इतनी किताबें मिल जाती हैं, और एक बड़े स्तर पर डिग्री कॉलेजेस को भी फायदा होता है कि नैक के एक्रेडिटेशन की वजह से उनकी रेटिंग बढ़ जाती है, जिससे उनको फंड्स भी बढ़ जाते हैं कई बार भारत सरकार से। और कोई सवाल? तो और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें नॉटनल पर केवल अंग्रेजी, मतलब केवल हिंदी विषय पर ही जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, या अंग्रेजी साहित्य या दूसरे किसी अन्य भारतीय भाषा की पुस्तकें या किसी अन्य विषय की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं? जी, बहुत खूबसूरत, या इसका कोई विचार भी है? जी, बहुत खूबसूरत और जरूरी प्रश्न जिसको मैं मिस कर गया था। ये नॉटनल सिर्फ हाँ, स्टार्ट जरूर हिंदी से इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदी मातृभाषा में शुरुआत करना सब आसान होता है। वैसे जैसे बच्चे का पहला शब्द मातृभाषा में बोलना आसान होता है, तो अगर मुझे भाषाओं पर काम करना है तो मातृभाषा मेरे लिए सबसे आसान रहती है। हमने शुरुआत हिंदी से की थी, लेकिन आज की डेट में उसमें कई और भाषाएं जुड़ी हैं, जिसमें पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, कन्नड़ है, और अभी एक हालिया किताब लाए हैं मलयालम में भी। तो हाँ, हम, और अंग्रेजी तो है ही, तो और भाषाओं में भी, और किसी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले संस्कृत की भी किताब भेजी है। तो अब धीमे धीमे हम और भाषाओं में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी के बाद पंजाबी और उर्दू दो ऐसी भाषाएं हमारे पास है जो काफी
अच्छी संख्या में बिकने भी लगी हैं, लोग खरीद रहे हैं, दुनिया भर में खरीद रहे हैं, तो हम और भाषाओं में उसको अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। हाँ, और एक सवाल है, डॉक्टर छाया माली जी ने पूछा है कि बाल साहित्य संदर्भ में भी किताबें उपलब्ध हैं क्या? जी बिल्कुल, बाल साहित्य का एक पूरा सेक्शन है जो हमारे पास उपलब्ध है और लगातार हम उसको अपने स्तर पे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम केरल से, हाँ प्रिया जी पूछिए, स्वागत है। हाँ, नमस्ते सर, बहुत ही लाभदायक जो लेक्चर रहा। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि नॉर्टनल में मैंने आमतौर पर एक साइन अप कर सकते हैं। मैंने अभी देखा, लेकिन उसमें मैंने वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा, मैम आप अगर मुझे अपना नंबर यहाँ ड्रॉप कर देंगी तो मैं टीम से बोलूंगा आपसे बात करके पूरा आपको इंश्योर करें कि आपका साइन अप भी हो सके और आप हमारी चीजों का इस्तेमाल ठीक से कर सके। शायद ये चूंकि अभी एक स्टेप में शायद यहाँ बताऊंगा तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं आप अगर नंबर दे दे तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप मेरी टीम आपसे बात करेगी और इसमें हम लोग आपको इंश्योर करें किताब आप तक पहुंच जाए। जी, और कोई सवाल? शायद कुछ सवाल आए थे, अभी मैं देख नहीं पाया। नॉटनल का एड्रेस भी जरूर मैं, जी मैम। ओके सर, ओके सर। जी हमारे कॉलेज जो रिसर्च डिपार्टमेंट में है, कॉलेज गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, मैंने मैसेज भेजी है वहाँ पे, तो हमारे बच्चों के लिए भी आपका क्लास अगर हो जाए तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक दिन हमारे लिए नहीं, मैं चाहूंगा कि हमारी चीजें लोगों तक पहुंचे, यही तो हमारा एम है, यही हमारा कोशिश भी है। तो आप अगर इसको करवाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा और हम लोग इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको मैं बुलाऊंगी सर, बुलाऊंगी जयशंकर जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है प्रिया जी हैं, केरल की हैं, आप जो है वहाँ हिंदी विभाग में जो है सह आचार्य हैं। अरे वाह। और आपकी अकादमिक अभिरुचियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं ये चीज मैं करता हूँ मैम, इसके बारे में हम बात भी कर लेंगे ताकि चीजें और आ सके आसानी से। नीलाभ जी, आपका मोबाइल नंबर तो शेयर करिए। जी मैं अभी कर देता हूँ। हाँ, आपका नंबर लोग मांग रहे हैं तो आप जी चैट बॉक्स में दे दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि इस प्रकार के टॉक्स जो है हर कहीं वो नहीं है, तो हम केरल के लोग होने के नाते ये सब हमें भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे भी इसमें अनभिज्ञ हैं। नहीं मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इनसे जोड़ा जा सके और हम प्रवक्ता जो ऑनलाइन जर्नल है उससे मैं पहले से ही मैं जुड़ी थी, उसमें बहुत सारी बातें मिलती है, लेकिन ऐसी एक प्लेटफॉर्म मैंने अभी सुना है हमारे। ये नहीं बहुत शुक्रिया। तो मैं जयशंकर सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत लोगों को हमसे जोड़ा है। और मैं ये बताती हूँ कि पूरे कॉलेज में आपका लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु वैसे ही आपके नंबर पूछ रही है, सिंधु भी बुलाएगी। जी बिल्कुल। मैंने नंबर वैसे अपना मोबाइल नंबर जरूर है ना, हम बुलाएंगे। अच्छा मैम, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है और आप मतलब हाँ, मैंने दे दिया। ओके, आपको मैं कॉल करूंगी। कॉल किया जा सकता है। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। और जी धन्यवाद आपको भी। और कोई अगर और सवाल है कोई तो लेंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रश्न है ई बुक के बारे में, पत्रिका के बारे में, ऑनलाइन जो किताबें ऑनलाइन रूप में बदल रही हैं, पठनीयता का रूप बदल रहा है, पाठकीयता का रूप बदल रहा है, तो बधाई जो है आपको कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और देखिए टेक्नोलॉजी की फील्ड से आकर के आपने एक अंतर क्रिया की है साहित्य और भाषा और प्रौद्योगिकी के बीच में, और ये साहित्य और भाषा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले समय में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
तो गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 82वें व्याख्यान में, जो कि बिल्कुल नए तरह का व्याख्यान था, एक बिल्कुल नया विषय था, ऐसे इस तरह के विषय पर भी इसके पहले व्याख्यान नहीं हुआ, तो यह भी आज बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी परिचर्चा भी हो गई, लोगों के सवाल आए, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उसका समाधान किया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप यात्रा पे हैं, दिल्ली में हैं, फिर भी आपने हमें समय दिया और इतनी जरूरी जानकारी आपने साझा की हम लोगों के साथ। तो इस हेतु मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ और विहास जो मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ है, सबकी तरफ से दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, समूचे देश के जो हिंदी प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, प्राध्यापक साथी हैं, शोधार्थी, विद्यार्थी, सभी के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे महोदय को, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी महोदय को और दोनों विभागों के अध्यक्षों को मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के मुख्य वक्ता श्री नीलाभ श्रीवास्तव जी को मैं उनके प्रति आभार बार बार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।